चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज नया टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा साउंड। साउंड ध्वनि, जिसको हिंदी में कहा जाता है। क्या चीज है ये साउंड, कैसे प्रोपोगेट करती है ये? बेसिकली जैसे लाइट थी, आपकी एक एनर्जी थी, वेव की फॉर्म में ट्रेवल कर रही थी, वैसे साउंड भी क्या है? साउंड भी एक एनर्जी है। साउंड क्या है? एक एनर्जी है जो किसकी फॉर्म में ट्रेवल करती है या प्रोपोगेट करती है? वेव्स की फॉर्म। किसकी फॉर्म में ट्रेवल करेगी? वेव्स की फॉर्म में। वेव्स हमने शुरू में पढ़ी थी, दो टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है भाई? एक होती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और दूसरी आपकी मैकेनिकल वेव। बात क्लियर है? दो तरह की पढ़ी थी हमने। इसको इलास्टिक भी बोला जाता है भाई। इलास्टिक वेव भी इन मैकेनिकल वेव्स को ही कहा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी वेव्स होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती है जिनको मीडियम नहीं चाहिए होता ट्रेवल करने के लिए। बेसिकली वो वैक्यूम से भी ट्रेवल कर सकती है, जैसे कि सनलाइट हमारे तक पहुंच रही है तो वैक्यूम से ही पहुंच रही है। बात क्लियर है? मैकेनिकल वेव की अगर बात करूं तो मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती है जिनको मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए। अब मीडियम कुछ भी हो सकता है, सॉलिड ले लो, लिक्विड ले लो या गैसियस ले लो। किसी भी स्टेट में ट्रेवल कर सकती है, लेकिन मीडियम होना जरूरी है। कोई ना कोई मीडियम चाहिए हमारे। सॉलिड वुड हो गया, कुछ भी चाहिए, लिक्विड हो गया, कुछ भी, लेकिन मीडियम ऑब्स्ट्रक्शन होना जरूरी है प्रोपोगेशन के लिए। बात क्लियर है कि नहीं? फिर हमने एक और चीज पढ़ी थी कि मैकेनिकल भी दो टाइप की है फर्दर। एक है आपकी लॉन्गिट्यूडनल और दूसरी ट्रांसवर्स। जैसे हमने पढ़ा था कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ वो जो प्रोपोगेट करती है वो किस नेचर में करती है? ट्रांसवर्स नेचर में। वहीं अगर मैं साउंड की बात करूं तो साउंड एक मैकेनिकल वेव है। क्या है? मैकेनिकल वेव या फिर इलास्टिक वेव। बात क्लियर हुई? मैकेनिकल वेव इसलिए क्योंकि इसको मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए। अगर मैं बोलूं स्पेस में कोई भी चीज मिस हैपन होती है, मिस हो गई, वहां पे कोई स्पेसशिप फट गया, कुछ भी डिजास्टर्स हो जाता है और वहां पे साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। बात क्लियर है कि नहीं? वहां पर साउंड बिल्कुल भी नहीं आएगी, हमारे तक तो पहुंचेगी नहीं, क्योंकि वहां पे साउंड क्रिएट ही नहीं हो रही है। बात क्लियर है कि नहीं? तो वहां एनर्जी आगे फर्दर ट्रेवल नहीं कर सकती, साउंड एनर्जी। बात क्लियर है? साउंड एनर्जी वहां पे ट्रेवल नहीं करेगी। अगर मैकेनिकल वेव की बात करूं तो मैकेनिकल वेव में भी कैसी वेव है? लॉन्गिट्यूडनल। नेचर कैसा है इसका? लॉन्गिट्यूडनल। अब ये लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है? ये चीजें पढ़ चुके हैं हम पहले। जब भी डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही है, ये मीन पोजीशन है। अब यहां पे जब भी डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही है वो अलोंग द मीन पोजीशन ही क्रिएट हो रही है। ये पार्टिकल है, यहां पे डिस्टरबेंस क्रिएट हुई तो ये अलोंग द मीन पोजीशन ही हो रही है। यानी कि जो एंगल है मीन पोजीशन और डिस्टरबेंस के बीच में वो क्या है? 0 डिग्री। वहीं ट्रांसवर्स कैसे हो रही थी? ऐसे हो रही थी, ऊपर नीचे, इस तरह से, इस तरह से, ऐसे क्रिएट हो रही थी ना। यहां पे क्या था? एंगल 90 डिग्री। और लॉन्गिट्यूडल में क्या है? 0 डिग्री। तो जब भी एंगल ऑफ डिस्टरबेंस और एंगल ऑफ मीन पोजीशन, दोनों का एंगल सेम होगा। मीन पोजीशन और डिस्टरबेंस के बीच में जो एंगल 0 डिग्री होगा तो हमेशा वो कैसी वेव होगी? लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी। तो जब हमने साउंड की बात करी तो साउंड एक मैकेनिकल वेव है, साथ में क्या है? लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर। नेचर कैसा है इसका? लॉन्गिट्यूडनल। इस बात को ध्यान रखना भाई, पीवाईक्यू काफी सारे बने हैं इस क्वेश्चन से। इसी लाइन से काफी सारे क्वेश्चन बने हैं आपके पीवाईक्यू में। बात क्लियर है? बढ़े आगे। अब बात करते हैं स्पीड ऑफ साउंड की। स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी? अब स्पीड ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पर, कि आपका मीडियम कैसा है। मीडियम कुछ भी हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैसियस हो सकता है। ये बात क्लियर? मेजर करने के लिए, मेजरमेंट जब भी हम करेंगे साउंड की, जब भी हम मेजरमेंट कर रहे हैं किसकी? साउंड की, तो हमेशा हम क्या नाप रहे हैं?
जब भी हम मेजरमेंट करेंगे साउंड की तो हम क्या नापते हैं? इंटेंसिटी। साउंड की इंटेंसिटी कितनी कितनी है? बात क्लियर है कि नहीं? साउंड की इंटेंसिटी कितनी है वो कहां से नापी जाती है? यहां से। बात क्लियर हो रही है कि नहीं? इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ? इंटेंसिटी का मतलब यह हुआ कि कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में। इसको हमने क्या बोल दिया? इंटेंसिटी बोल दो साउंड की। किसकी इंटेंसिटी बोल दी हमने? साउंड की। कि एनर्जी कितनी ट्रांसफर हो रही है पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में। बात क्लियर है कि नहीं? जैसे कि मैंने बोल दिया कि 20 जूल एनर्जी ट्रांसफर हो रही है 1 मीटर स्क्वायर में इंटू 1 सेकंड में। इतने एरिया में 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में 1 सेकंड में 20 जूल की एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। तो इसकी क्या आ गई है? 20 क्या लिखेंगे आगे ऐसा यूनिट? डेसिबल। डेसिबल या डेसिबल। ये डेसिबल बेसिकली आपके ग्राम बेल थे, उन्होंने दिया था। बेल बेसिकली किसका लगा रखा है? ये ग्राम बेल का। और डेसी का मतलब होता है 10। तो इससे हमारे को कुछ नहीं लेना, हमारे को सिर्फ ये याद रखना है कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड की एसआई यूनिट क्या होती है? डेसिबल। बात क्लियर है कि नहीं? होप समझ आ गया होगा इतना। बढ़े आगे। ये हमने मेजरमेंट की बात कर ली कि हम साउंड को मेजर कैसे कर रहे हैं। अगर हमने जब मेजरमेंट करी उसके बाद हमने देखा कि कुछ मीडियम ऐसे जिनमें जल्दी प्रोपोगेट हो रही है, स्पीड ऑफ साउंड बहुत ज्यादा है, और कुछ ऐसे मीडियम भी है जिसमें स्पीड ऑफ साउंड थोड़ी कम है। अगर मैं बात करूं एयर की, एयर में अगर मैं स्पीड ऑफ साउंड की बात करूं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एट 20 डिग्री सेल्सियस, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट भी कभी कभी लिख लिया जाता है, इसमें जो स्पीड ऑफ साउंड होगी वो कितनी होगी? 343 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ साउंड है एयर में। मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, इस टाइम जो स्पीड ऑफ साउंड है वो इसके आसपास ही है, नियर बाय है 343 मीटर पर सेकेंड। तभी तो आपको जल्दी सुन रही। जैसी मैं बोल रहा हूं वैसी आप तक क्या पहुंच रही है? मेरी आवाज पहुंच रही है। तो कहीं ना कहीं स्पीड क्या है? ज्यादा है काफी। बात क्लियर है? अब कुछ फिजिकल मेजर्स देखते हैं कि किस चीज का इफेक्ट पड़ रहा है साउंड पे। टेम्परेचर अगर मैंने बढ़ा दिया, देखो अर्थ के बाहर क्या एटमॉस्फेयर है, या अर्थ के ऊपर क्या है? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में क्या है? ऑब्स्ट्रक्शंस है काफी सारे। सन से कोई लाइट आ रही है या सन से रेज आ रही है? सन रेज। पहले ये वाइब्रेट कर रहे थे, यहां से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है कुछ इस टाइप से, कुछ एक पर्टिकुलर स्पीड में। मान लो कि एक्स स्पीड से क्या हो रही है? यहाँ पे स्पीड ट्रेवल कर रही है, सॉरी एनर्जी ट्रेवल कर रही है, प्रोपोगेट कर रही है आगे। वाइब्रेशंस हो रही है इनके बीच में। वाइब्रेशन से ही तो क्या होता है? साउंड क्रिएट होती है। जब ये वाइब्रेट कर रहे हैं और यहाँ पे सनरेज इन पे आके स्ट्राइक करती है, इन पे इंसिडेंट हो रही है। अब जैसे इन पे सनलाइट या सन रे इंसिडेंट होगी तो ये क्या करेंगे? इनका टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो एनर्जी भी बढ़ती रहेगी। यानी कि पहले ये वाइब्रेट कर रहे थे इस स्पीड से, ऐसे 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 ऐसे। अब ये क्या करेंगे? अच्छे से वाइब्रेट करेंगे, काफी अच्छे से। तो जैसे ही मैंने क्या किया? टेम्परेचर बढ़ाया, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया तो स्पीड ऑफ साउंड भी क्या हो गई? बढ़ गई। बात क्लियर है? तो सबसे पहली चीज, जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर के साथ साथ जो स्पीड ऑफ साउंड है वो भी क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। बात क्लियर हुई कि नहीं? मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया, स्पीड ऑफ साउंड बढ़ गई। मैंने टेम्परेचर को घटाया तो स्पीड ऑफ साउंड भी क्या कर गई? घट गई, कम हो गई। बात क्लियर हुई? दूसरी चीज, मीडियम की अगर मैं बात करूं, मीडियम की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले सबसे ज्यादा स्पीड किस में होगी? सॉलिड में, लिक्विड में, या गैसियस फॉर्म में, या गैसियस स्टेट में?
सॉलिड में ज्यादा होगी, लिक्विड में ज्यादा होगी, या गैशियस में ज्यादा होगी? तो सबसे ज्यादा जो स्पीड होगी साउंड की वो किस में होगी? सॉलिड में। फिर उससे कम लिक्विड और सबसे कम गैशियस में। सॉलिड में क्यों? क्योंकि साउंड क्रिएट कैसे हो रही है? वाइब्रेशन से। अब जो सॉलिड है ये क्या कैसे होते हैं? वेल अरेंज्ड। वेल अरेंज्ड होता है इनका स्ट्रक्चर, यानी कि जो वाइब्रेशन होगी वो एक वेल अरेंज्ड मैनर में होगी, अच्छे से होगी। बात क्लियर है कि नहीं? वही लिक्विड की अगर बात करूं तो एज कंपेयर टू सॉलिड इतने अच्छे से ये वेल अरेंज्ड नहीं होती। कोई इधर है कोई परे है, थोड़ी वाइब्रेशन में दिक्कत आएगी, इतने अच्छे से प्रोपोगेट नहीं कर पाएंगे। वही गैशियस की बात करो तो एक मॉलिक्यूल यहां है, दूसरे का पता ही नहीं है, दूसरा यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, तो यहां पे कुछ ना कुछ ग्लिच आएगा एज कंपेयर टू लिक्विड, एज कंपेयर टू सॉलिड। तो सबसे ज्यादा जो स्पीड ऑफ साउंड होगी वो किस पे होगी? सॉलिड में। बात क्लियर है? किस वजह से? इनके वेल अरेंजमेंट स्ट्रक्चर की वजह से। बड़े आगे नेक्स्ट बात करूं अगर मैं डेंसिटी की, नेक्स्ट बात करूं अगर मैं डेंसिटी की, तो जैसे जैसे हम डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे मैंने डेंसिटी को इंक्रीज किया तो स्पीड भी क्या करनी चाहिए? इंक्रीज करनी चाहिए, क्योंकि सॉलिड की सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है, लिक्विड की कम होती है और गैशियस की उससे भी कम होती है। लेकिन स्पीड क्या करती है? डिक्रीज कर देती है अपने आप को, कम कर देती है अपने आप को जैसी डेंसिटी बढ़ेगी। सॉलिड की डेंसिटी एज कंपेयर टू लिक्विड ज्यादा होती है, लेकिन अगर मैं दो सॉलिड को कंपेयर करूं, एक जगह मैंने 10 किलो ले लिया और एक जगह मैंने 8 किलो ले लिया, कुछ भी, तो ज्यादा अच्छे से वाइब्रेशन कहाँ होगी? इधर होगी 8 किलो वाले में। जितने कम टाइटली पैक्ड होंगे उतनी अच्छी वाइब्रेशन होगी। एक ये है, इसमें बिल्कुल ही साथ साथ है, एक ये है भाई, एक ये पार्टिकल है, एक ये पार्टिकल है, एक ये पार्टिकल है, एक ये पार्टिकल है। इसमें क्या है? इसमें एक वेल अरेंज तरीके से है, बीच में थोड़ी थोड़ी स्पेस है। वाइब्रेशन के लिए क्या चाहिए? थोड़ी जगह तो चाहिए भाई। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बिल्कुल ही पास है, यहाँ पे तो बिल्कुल ही चिपक गए, तो यहाँ पे वाइब्रेशंस क्या होगी? इतने अच्छे से वाइब्रेशंस नहीं होगी तो एनर्जी इतने अच्छे से ट्रेवल नहीं कर पाएगी। तो डेंसिटी जैसे ही मैं बढ़ाता हूं स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बात क्लियर है? बात क्लियर है कि नहीं? तो डेंसिटी बढ़ाने से क्या हुआ? स्पीड ऑफ साउंड कम हो गई। नेक्स्ट, नेक्स्ट किसका इफेक्ट देखना है अब? अच्छा, ह्यूमिडिटी का। नेक्स्ट क्या है? ह्यूमिडिटी। अगर एटमॉस्फेयर में वाटर की मात्रा H2O की मात्रा ज्यादा बढ़ जाए, ज्यादा ह्यूमिडिटी हो जाए, तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी? इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? ह्यूमिडिटी में जब भी ह्यूमिडिटी इंक्रीज करती है तो स्पीड ऑफ साउंड भी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी भाई। ऐसा क्यों? देखो एयर में हमारे को पता है कि सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी होती है? नाइट्रोजन होती है। 78% कितनी है? नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन भी है, काफी सारी एयर क्या है? गैसियस का, गैस का मिक्सचर। लेकिन जब भी मैं इनके मास को कंपेयर करता हूं, जो इनका मॉलिक्यूलर मास आएगा किस किस का भाई? एयर का और ह्यूमिड एयर का। एक मैंने ड्राई एयर ले ली और एक मैंने ह्यूमिड एयर ले ली, तो मॉलिक्यूलर मास ह्यूमिड ह्यूमिड एयर का कम आएगा एज कंपेयर टू ड्राई एयर। तो अगर मॉलिक्यूलर मास कम आ रहा है यानी कि डेंसिटी कम है, डेंसिटी कम है तो स्पीड ऑफ साउंड क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। डेंसिटी कम होते ही जो स्पीड ऑफ साउंड है वो क्या करती है? इंक्रीज करती है। बात क्लियर है कि नहीं? सबसे पहले हमने किसका पढ़ा? टेम्परेचर का। टेम्परेचर जैसे ही हमने बढ़ाया तो स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ रही है। दूसरी बात करी हमने किसकी? मीडियम की। सॉलिड में सबसे ज्यादा होगी, लिक्विड में उससे कम, गैशियस में सबसे कम। फिर तीसरी चीज हमने किसके बारे में पढ़ा? डेंसिटी के बारे में पढ़ा। डेंसिटी जैसे ही आप बढ़ाओगे वैसे स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और वहीं तीसरी चौथी हमने बात करी ह्यूमिड एयर की। ह्यूमिड एयर का जो मॉलिक्यूलर मास है एज कंपेयर टू ड्राई एयर बहुत कम है।
इस वजह से जो स्पीड ऑफ साउंड है वो इजिली अपने को बढ़ा देती है, स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाती है, क्योंकि डेंसिटी वहां पे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बात क्लियर? पांचवा, अगर मैं प्रेशर की बात करूं, अगर मैं प्रेशर की बात करता हूं, तो प्रेशर अगर मैं बढ़ाऊं या फिर घटा दूं, तो उसका कोई भी इफेक्ट देखने को हमारे को नहीं मिलता साउंड में, कोई भी इफेक्ट नहीं मिलेगा हमारे को। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं, डेंसिटी भी बढ़ती है, लेकिन प्रेशर बढ़ाने से वेलोसिटी भी बढ़ती है। तो एक जगह स्पीड भी बढ़ रही है, एक जगह डेंसिटी बढ़ रही है, तो डेंसिटी बढ़ने से स्पीड कम हो रही है। तो इसके वजह से उनका क्या होता है, नलीफाई कर देते हैं अपने आप, अपने आप को क्या कर देंगे, नलीफाई कर देंगे, वॉइड डिक्लेयर कर देंगे, कोई भी चेंज नहीं दिखेगा हमारे को, कोई भी इफेक्ट नहीं दिखेगा। बात क्लियर हुई कि नहीं? बात क्लियर हुई? तो ये कुछ फिजिकल इफेक्ट्स थे, कैसे हमारे को देखने को मिलती है, किन किन मतलब टर्म्स पे हमारे को स्पीड ऑफ साउंड का चेंज देखने को मिलता है, कब कम होगी कब ज्यादा हो जाएगी। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज की, ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है? बेसिकली फ्रीक्वेंसी आपको पता है कि एक सेकंड में कितनी बार वाइब्रेट, एक साइकिल कितनी बार रिपीट हो रही है, एक ऑसिलेशन कितनी बार रिपीट हो रही है एक सेकंड में, उसको हमने क्या बोल दिया, ऑडियो। उसको क्या बोल दिया हमने, फ्रीक्वेंसी। अब ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज बेसिकली क्या है कि एक ह्यूमन की क्या रेंज है, कितनी हर्ट्ज से नीचे, हर्ट्ज क्या है बेसिकली, ऐसा यूनिट है फ्रीक्वेंसी की, कितनी फ्रीक्वेंसी है जिससे अगर कम हो जाए फ्रीक्वेंसी तब हमारे को ना सुनाई दे, और कौन सी वो फ्रीक्वेंसी है, कौन सा वो पीक पॉइंट है कि उसके बाद कोई अगर उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी अगर आती है हमारे कानों पे स्ट्राइक करते हैं तो वो हमारे को ना सुनाई दे। तो अगर मैं ह्यूमन की बात करूं, तो ह्यूमन की ऑडियो फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, या फिर 20 किलो हर्ट्ज। बात समझ आई? 20 हर्ट्ज या फिर 20,000 हर्ट्ज, ये इनकी रेंज है। अगर इससे कम फ्रीक्वेंसी हो जाए, 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी जब भी हो जाएगी तो वो हमारे कानों को नहीं सुनाई देगी। बात क्लियर है? इनको बोल दिया जाता है इंफ्रासोनिक साउंड। चलो इनको ये नीचे लिख देते हैं। अगर 20,000 से कम हो जाए, यहां लिख देता हूं, अगर 20,000 से कम रह जाए, इस सेट को होगा ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंफ्रासोनिक। सोनिक का मतलब बेसिकली साउंड ही होता है, ठीक है। अगर 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो जाए, अगर 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की हो जाए तो वो भी हमारे कानों को नहीं सुनाई देती, और उसको बोल दिया जाता है अल्ट्रा सोनिक। ये एक ह्यूमन की ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज है। अगर मैं चाइल्ड की बात करूं, छोटा बच्चा हो कोई, स्मॉल चाइल्ड, तो वो लगभग 25,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट कर लेता है, सुन लेता है। 25,000 फ्रीक्वेंसी, 25,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी तक। बात क्लियर है कि नहीं? बात क्लियर है कि नहीं? तो ये थी ह्यूमन की ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज। ये अल्ट्रासोनिक है, अगर 20,000 से आगे बढ़ जाए फ्रीक्वेंसी हो जाए, हमारे को नहीं सुनेगी। लेकिन काफी सारे ऐसे एनिमल्स है, काफी सारे ऐसे जीव जंतु है जिनको 20,000 हर्ट्ज से ऊपर सुनता है, और कुछ ऐसे भी जिनको 20,000 हर्ट्ज से, तो सॉरी 20,000 हर्ट्ज से नीचे भी सुनाई देता है। हाँ, तो फिर काफी सारे एग्जांपल्स भी है इनके। अगर मैं अल्ट्रासोनिक की बात करूं, तो अल्ट्रासोनिक में जितने भी आपके कीड़े हैं, इंसेक्ट्स, वो डिटेक्ट कर लेते हैं 20,000 हर्ट्ज से अगर ऊपर की कोई भी फ्रीक्वेंसी है। वहीं अगर मैं 20,000 से नीचे की बात करूं, सॉरी 20,000 के नीचे की बात करूं, सॉरी 20 हर्ट्ज के नीचे की बात करूं, फिर उनमें कौन से एग्जांपल्स है हमारे पास, बता सकता है कोई?
हाँ भी, चलो कोई नहीं, मैं बताता हूं। इंफ्रासोनिक जो डिटेक्ट कर सकते हैं उनमें आते हैं आपके, तो सबसे बड़ा एलिफेंट और वेल्स, राइनो, और भी काफी सारे एग्जांपल्स। अल्ट्रासोनिक के एग्जांपल्स, अल्ट्रासोनिक का तो सबसे बेस्ट एग्जांपल बैट्स। बैट्स तो बेसिकली जो अपना प्रे है, प्रे को डिटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, वो अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं अपने मुंह से। अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस करेंगे, रिफ्लेक्शन पे वो काम करेगी, उसके बारे में पढ़ेंगे हम आगे जब हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड्स की बात करेंगे। तो बैट्स बड़े अच्छे से काम करती है इस पे, अल्ट्रासोनिक उस पे, तो उसको आगे देखेंगे। बैट्स के अलावा डॉग्स, डॉल्फिन्स, सारे किस पे वर्क करते हैं, अल्ट्रासोनिक पे। ये अल्ट्रासोनिक वेव्स को डिटेक्ट कर लेते हैं, इनको सुनाई देती है, ऑडिबल है इनको, लेकिन एज वी आर ह्यूमंस, तो हमारी जो रेंज है वो कितनी है, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। बात क्लियर है कि नहीं, इतनी सी बात समझ आई। अब नेक्स्ट क्लास में हमने पढ़ना है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की साउंड स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा हो जाए तब उनको क्या बोलेंगे, बेसिकली उस टर्म को क्या बोला जाता है, सुपरसोनिक, इनके बारे में पढ़ेंगे। अल्ट्रासोनिक वेव्स हो गई, इंफ्रासोनिक वेव्स हो गई, इनके यूजेस क्या है, जनरल लाइफ में इनके यूजेस देखने को मिलते हैं हमारे। अल्ट्रासाउंड कराते हो आप, अल्ट्रासोनोग्राफी होती है, वो चीजें क्या है, बेसिकली इनके ही किसी ना किसी करेक्टरिस्टिक पे बेस। तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे उस चीज को, तब तक जय हिंद जय भारत।